नई सरकार के गठन के बाद संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र भी समाप्त हुआ है। इस सत्र को आप कैसे देखते हैं तब जब नीट परीक्षा, बजट में भेदभाव सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे? देखिए, ये 18वीं लोकसभा का वैसे देखेंगे टेक्निकली तो पहला सत्र था। उससे पहले जो सत्र हुआ था उसको स्पेशल सेशन बोलते हैं। उसमें शपथ ग्रहण किया सांसदों ने और राष्ट्रपति जी ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उनको हमने धन्यवाद दिया और चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी की फाइनल रिप्लाई हुई। वो एक छोटा सेशन था। इसको हम सेशन बोलते हैं, जिसको वैसे ये मानसून सत्र में हुआ, लेकिन 18वीं लोकसभा के गठन के बाद चूंकि बजट पेश करना था, इसलिए मानसून के समय ये बजट सत्र था और सोमवार के दिन शुरू हुआ। तो श्रावण मास की भी कृपा इस सत्र पे रही। तो ये सत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्र होते हुए भी सर्वाधिक उत्पादकता वाला सत्र भी रहा। 136% लोकसभा में उत्पादकता रही और राज्यसभा भी ठीक रहा। छोटी मोटी चीज़ें पार्लियामेंट में होती रहती है, उसको छोड़ करके राज्यसभा भी ठीक रहा। और महत्वपूर्ण तो बजट ही होता है। बजट पेश हुआ, बजट पे चर्चा हुई, फिर बजट पे रिप्लाई हुई वित्त मंत्री की, फिर फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ, 3 और भी बिल पास हुए, कई बिल इंट्रोडक्शन में आए। महत्वपूर्ण बिल एक वक्फ बोर्ड से संबंधित एक बिल था, वक्फ एक्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम भी हुए। लेकिन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव के 2 महत्वपूर्ण विषय सामने आए, उसमें एक था राहुल गांधी जी का जाति पूछे जाने का आरोप और दूसरा राज्यसभा के सभापति और जया बच्चन से जुड़ा एक विवाद था। इस दोनों प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बजट पे ये रिप्लाई कर रहे थे हमारी ओर से, जब वो एक जो राहुल गांधी जी बोले थे उसको जवाब दे रहे थे अनुराग ठाकुर। एक दिन पहले राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बोले थे। अब वो हलवा जो बहुत महत्वपूर्ण एक सेरेमनी होती है और इमोशनल सेरेमनी होती है, उसमें वो पूछ रहे थे कि हलवा खाने वाले में कौन किस जाति का था। ये ठीक सवाल नहीं था ना। अगर कांग्रेस के ज़माने में ओबीसी के लोग आईएएस बन जाते इतने, तभी तो सेक्रेटरी लेवल में पहुंचते। जो हलवा बनाने की सेरेमनी और उसके बाद हलवा जो उसके बाद बजट वहाँ बनता है, उसमें तो सेक्रेटरी लेवल के लोग रहते हैं ना। तब जब कांग्रेस के ज़माने में सेक्रेटरी आईएएस भर्ती ही नहीं हुए ज़्यादा, तो सेक्रेटरी कहाँ से बनते? तो खुद की गलती ढकने के लिए कि हलवा खाने वालों में ओबीसी कितने थे, तो उसका जब दूसरे दिन हमारी ओर से बजट पे जो अनुराग ठाकुर बोल रहे थे, तो उन्होंने इतना ही बोला कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। ये इतना ही बोला, किसी का नाम नहीं लिया, तो हल्ला हो गया। तो ये विषय ऐसा था कि उन्हीं की तरफ से आया था, जिसका जवाब दिया अनुराग ठाकुर जी ने, और कोई विषय नहीं था। और दूसरा विषय राज्यसभा के सभापति से जुड़ा। क्या? हाँ, जया बच्चन। क्या विषय था जया बच्चन? उन्होंने कहा कि उनको जिस तरह से जिस शब्दों का प्रयोग सभापति जी ने किया है, उससे वो आहत। इन्होंने पूरा नाम बोला और क्या किया? उनका रिकॉर्ड में जो नाम है वही नाम बोला। उनको उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। भाई, आसन की गरिमा का तो ख्याल सबको रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो फिर हाउस चलेगा ही नहीं। आसन की गरिमा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अगर उनका पूरा नाम यही है रिकॉर्ड में और अगर पूरा नाम बोला, तो उसमें उनको दिक्कत क्या हुई? नहीं होनी चाहिए थी। बाद में उपराष्ट्रपति जी ने, जो हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जिस दिन साइनेडाई हो रहा था, उसे एक दिन पहले पूरा क्लियर किया उन्होंने
हाउस में बोल करके विषय को। एक महत्वपूर्ण विषय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर उपवर्गीकरण में क्रीमी लेयर संबंधी उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। हालांकि कैबिनेट में इस दिशा में पहल हुई है, लेकिन फिर भी विपक्ष का सरकार की मंशा को लेके विपक्ष क्या है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये उनको भी पता है कि पंजाब से शुरू हुआ ये विषय, आंध्रा, कर्नाटका, वहाँ होता हुआ ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ द कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट में। यहाँ ये बड़ी बेंच को गया सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ सुनवाई हुई तो सब्जेक्ट था अनुसूचित जाति वर्ग में सब कैटेगराइजेशन करना, जिसको आपने उपवर्गीकरण नाम दिया। वो तो उनका डिसीजन है कि राज्य चाहें तो उपवर्गीकरण कर सकते हैं, ये तो उनका डिसीजन है। लेकिन क्रीमी लेयर पे उनका कोई डिसीजन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्शन में और ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है। डिसीजन में और ऑब्जर्वेशन में भी फर्क होता है। उनकी टिप्पणी थी तो उसको वो भ्रम फैला रहे हैं कि क्रीमी लेयर वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भ्रम फैला रहे थे। तो शुक्रवार के दिन 9 तारीख को हमारी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एससी और एसटी के सारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उनको एक ज्ञापन दिया था कि विपक्ष इसमें जो भ्रम फैला रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। तो उसी दिन कैबिनेट की बैठक थी, उसमें कैबिनेट में निर्णय हुआ कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं है, हम बाबा साहब के संविधान को ही मानेंगे। और बाबा साहब ने संविधान में जो अनुसूचित जातियां और जनजातियों का आरक्षण किया है वो ही हम आरक्षण की व्यवस्था जारी रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके वो राजनीति कर रहे हैं, वो इसमें राजनीति कर रहे हैं अननेसेसरी। सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेके आई है और अब इसको ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट को विचारार्थ भेज दिया गया है। लेकिन सवाल विपक्ष उठा रहा है, इसको अभी लाने की क्या ज़रूरत थी? कई मुस्लिम संगठन भी इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट की बात है ये कांग्रेस के ज़माने से ही चल रही है। कांग्रेस ने उसके लिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट कैसे हो, उन्होंने खुद ने अमेंडमेंट किए हैं। अभी तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को अधिकार ही नहीं है, तो आपने 95 में कैसे अमेंडमेंट किया, 2013 में कैसे अमेंडमेंट किया? फिर आपने एक सच्चर कमेटी बनाई, वो इसीलिए बनाई थी आपने। उस सच्चर कमेटी में भी ये विषय आया था कि वक्फ बोर्ड एक्ट को अमेंड करना चाहिए। और मुस्लिम समाज से बहुत से ज्ञापन आते थे अल्पसंख्यक मंत्रालय को, वो कहते थे कि ये जो इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें इंक्रोचमेंट हो गया है, प्रॉपर्टी का पता ही नहीं है, ट्रिब्यूनल के बाद कोई जो हमारे न्यायालय की शरण में कोई नहीं जा सकता। तो ये जो चीज़ें थी, ऐसा थोड़ी चल सकता है देश में। और अभी तो एक तमिलनाडु में ऐसा विषय आया कि एक वक्फ बोर्ड के किसी आदमी ने पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति कर दिया और कह दिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति आप बेच नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा, और सत्यापन भी नहीं कराया। तो इस नए जो संशोधित होने वाला जो कानून है उसमें सत्यापन का विषय भी है, पारदर्शी सिस्टम भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, 2 महिलाओं को भी गवर्निंग काउंसिल में रखने का विषय भी है। तो ये तो अच्छी बात है और मुस्लिम समाज के लिए ही है। वक्फ की संपत्ति का जो उपयोग होना है वो मुस्लिम समाज के लिए होना है। इसमें जिन लोगों ने कुछ कब्जा किया होगा, इंक्रोचमेंट किया होगा, ऐसे कुछ ठेकेदार विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका। तो उनका कहना है कि आप महाराष्ट्र हरियाणा में जो चुनाव है ये राजनीति है, ये वो राजनीति कर रहे हैं। हम जो गरीब मुसलमान हैं उसको न्याय देने का काम कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेके भी विपक्षी दल आपत्ति उठा रहे हैं। कुछ समय पहले ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि भाई
अगर इन INDIA ब्लॉक की अगर सरकार आई तो इसको रद्द कर देंगे। अब ये भी इसमें राजनीति का फूट आ गया। वो भी पी चिदम्बरम जी भी गृह मंत्री रहे, उनके समय भी ये विषय आया था। और कब से चल रहा है? 50 सालों से विषय चल रहा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के संशोधन होना चाहिए, तीनों क्रिमिनल लॉज में संशोधन होना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की कई रिपोर्ट हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, और उसके बाद सारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, उनको चिट्ठियां लिखी गई गृह मंत्री जी के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठियां लिखी गई, सुझाव दो। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चिट्ठियां लिखी गई, सारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज को चिट्ठियां लिखी गई, सुझाव आए। उन सुझावों के आधार पर ये न्यू क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट आए हैं। अंग्रेजों को तो दंड देना था, इसलिए भारतीय दंड संहिता थी। मोदी जी को न्याय देना, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। समय और देश काल के अनुरूप है, इसमें टेक्नोलॉजी का इनपुट है, और इसमें जो FSL रिपोर्ट है वो जल्दी आने का सिस्टम है। टाइमलाइन तय कर दी है। ये तो नागरिकों के हित का विषय है, चूंकि वो अपने जमाने में कर नहीं पाए पी चिदम्बरम साहब, इसलिए वो इस पे आरोप लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें, राजनीति है, बाकी ये देश हित में है। दक्षिण भारत के कई सांसद और राजनीतिक दल भी, उनका कहना है कि इसमें बहुत सारा हिंदी का नाम है। मैं भी चेन्नई में वर्कशॉप करके आया था, लेकिन सब कुछ ठीक है। थोड़े बहुत ज्ञापन तो मिलते ही, हमें भी मिले, लेकिन काम शुरू हो गया है। 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो गया है, और सब राज्यों में FIR वगैरह दर्ज होने लग गई है। क्या राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड पर कानून लाने की कोई योजना है? देखिए, ये चुनाव आयोग से संबंधित विषय है। चुनाव आयोग इस पर चिंतन करेगा, उस समय कोई ऐसा विषय आएगा तो बताएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर चिंतन चुनाव आयोग कर ही रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की वर्तमान स्थिति क्या है? काफ़ी इस पर विचार भी हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व वाली समिति ने भी इस पर विचार किया। आगे की क्या राह है? देखिए, हाई लेवल कमेटी बनी, आपने भी अभी जैसे कहा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष थे, और भी सदस्य थे। सबने इसमें स्टेक होल्डर से भी चर्चा की, राजनीतिक दलों से भी चर्चा की, जो हमारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फिक्की, एसोचैम, PSD, इनसे भी चर्चा की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार एसोसिएशन जो महत्वपूर्ण है उनसे भी सुझाव प्राप्त किए, मेल पे भी सुझाव प्राप्त किए, जनता से भी सुझाव प्राप्त किए। उसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। इसमें कुछ संविधान में संशोधन उन्होंने सुझाए हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना, और उसके ठीक 100 दिन के अंदर ही पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना, जिससे ये एक सिंक्रोनाइज सिस्टम बन जाए। उसके जो कानूनी पहलू है उस पर अभी विचार किया जा रहा है, चिंतन चल रहा है, कंसल्टेशन प्रोसेस हो रहा है। विपक्षी दल सरकार पर लगातार ED CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत को अभी ताज़ा उदाहरण के रूप में भी पेश कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो एजेंसियां काम करेगी। इसमें भी इसमें भी राजनीति करने का क्या विषय है? ये तो कोर्ट का विषय है ना। अब कोई भ्रष्टाचार करेगा तो एजेंसियां काम करेगी, वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखे, विषय ही कोर्ट का है। सरकार का इसमें क्या लेना देना है? संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में जो आगामी सत्र हो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बेहतर सामंजस्य हो, इसको लेके क्या पहल आप करेंगे? देखिए, हमने अभी हमारे कुछ कमेटियों के गठन और उसको लेकर के कुछ ऐसी बॉडीज़ थी जिसमें इलेक्शन भी हो सकता था। हमने विपक्ष के लोगों से बराबर बात की है और एक सामंजस्य बैठाया है। उन्होंने भी कोऑपरेट किया, जिससे सर्वसम्मति बनी और चुनाव नहीं हो पाए। बहुत से ऐसे कमेटियां थी, चाहे एस्टीमेट कमेटी हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ऐसी कई समितियां थी
जिसमें चुनाव हो सकते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने जो बातचीत करने का जो अभी प्रक्रिया शुरू की है इसी 18वीं लोकसभा के बाद पहले सत्र में, पहले भी हम बातचीत करते आए हैं और विपक्ष पे जब भी ज़रूरत पड़ती है हम बात करते हैं। कभी कभी विपक्ष के लोग अड़ियल रुख अपना लेते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन इस सत्र में हमने देखा कि इसमें हमने जो बीएससी में भी उनसे कुछ बातें रखी और ये कमेटियों के गठन के लिए भी कुछ बातें रखी। अभी तक हमें लगता है कि ठीक दिशा में चीज़ें चल रही है, इसलिए सत्र जो है बहुत अच्छा रहा और आने वाला सत्र भी अच्छा रहेगा, विंटर सेशन, ऐसा मैं मानता हूँ। पीटीआई वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।